हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जो कि एक्स एम्बेसडर हैं और बड़े अच्छे एनालिस्ट भी हैं और जो खारजा अमूर हैं मेरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अभी ये खबरें सामने आ रही है कि ट्रंप और जो नेतन्याहू है इनके दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में एक बार फिर से गर्मा गर्मी हुई है और अब ट्रंप कोशिशें ये कर रहा है कि किसी तरीके से जो है वो इसराइल को मना के या फिर मनाए बगैर जो है वो निगोशिएशन की टेबल में आगे बढ़ा जा सके और कोई मुज़ाकरात पर आगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ट्रंप क्या नेतन्याहू की नाराजगी मोल लेते हुए क्या वाकई कोई हतमी नताइज पर कोई निगोशिएशन टेबल में आगे बढ़कर मुज़ाकरात के लिए सीरियस है? पहले तो ये हकीकत है कि अमेरिका में कांग्रेस की तरफ से, सेनेट की तरफ से, अवाम की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। दूसरी हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता है मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, वो हार रहे हैं अगर यही सूरत हाल रही तो। तीसरी हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया जा रहा है चारों तरफ से और उनके गिरदोनवा और उनके हल्के से कि आप किसी तरीके से इस मामले को निपटाएं। अगर नहीं निपटाया तो मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं, 25वीं अमेंडमेंट इन्वोक हो जाती है, इम्पीचमेंट शुरू हो जाती है। वो एक बहुत बड़ा धब्बा और बहुत बड़ा दाग लग जाएगा रिपब्लिकन के सदर पर। ये प्रेशर एक तरफ रखें, दूसरी तरफ रखें नेतन्याहू का। नेतन्याहू के प्रेशर से मुराद हमारी ये है कि दर हकीकत वो इजरायली लॉबी का प्रेशर है। इजरायली लॉबी का मतलब ये है कि जितनी भी वहाँ इदारे हैं, कांग्रेस भी, स्टेट डिपार्टमेंट भी और साथ साथ उसके पेंटागन और बाकी इदारे, उसमें इन्फ्लुएंस इजरायली लॉबी का पिछले 150-200 सालों से और पिछले खास तौर पे 50 सालों से बहुत ज्यादा है। जो भी फैसले होते हैं उन फैसलों पर, फॉरेन पॉलिसी पर उनका असर होता है। और ये उनके अब जो पिछले दिनों हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स देखे पढ़े, वो कहते हैं कि व्हाट इज इट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और इजरायली फॉरेन पॉलिसी, जिसका क्योंकि अवामी प्रेशर भी है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब इस वजह से मजबूर हो गए, इस वजह से वो प्रेशर कबूल कर रहे हैं, इस वजह से 2 दफा तलखी हुई नेतन्याहू के साथ और इस वजह से एक दफा तलखी हुई वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ 23 से लेकर 26 यानी कल से चाइना का दौरा कर रहे हैं। पहले दौरा किया ट्रंप ने, फिर रूसी सदर पुतिन की बारी आ गई और अब तीसरा साहब जो आए हैं वो शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ने ये इज्जत दी है। जानना ये चाहता हूँ कि क्या देख रहे हैं हतमी मुआहदे, पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ एक है, उनकी ये पाकिस्तान और चाइना की जो 75वीं सालगिरह है उस हमारे जो उनके साथ सफारती तल्लुकात है उसकी ये तकरीब है। इस मौके पर बड़ी अहम मुलाकातें भी होंगी और फैसला साजी भी होगी। और इस्लामाबाद के जो मुक़्तदर हल्के हैं मेरे, वो तो ये कह रहे हैं मुझे कि 14 अगस्त को जो हमारी परेड है उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें भी मंजर आम पर ला रहे हैं जिनको देखने के बाद दीगर जो ममालिक है वो शायद आपसे जंग ना करे और आपकी दोस्ती हो जाए, सफारती तल्लुकात बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। आप चाइना के दौरे को और 14 परेड को कैसे देख रहे हैं जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब? बहुत शुक्रिया, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि इसको सीधा तरीके से आपके सामने पेश कर दूं। देखिए, सफारती लिहाज से देखा जाए तो पाक चाइना दोस्ती जो है वो बगैर वो किसी तारीख की मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया को इसका इल्म है। हमने हर दौर में, हर वक्त में, हर हजकोले जब भी आए हैं उसको उससे नबर्द आजमा हुए हैं और चाइना ने हमारा साथ दिया है और हमने भी चाइना का साथ दिया है। चाइना ने 4 मरतबा वीटो इस्तेमाल किया है, जो कि वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसके लिए उन्होंने वीटो इस्तेमाल किया है। कश्मीर के हवाले से किया है, बांग्लादेश की मेंबरशिप के हवाले से किया है और 2 मामलात और से किया है। तो चाइना यकीनन, और फिर चाइना के ये हम सारे इस पे डिस्कस करते रहे हैं, BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो CPEC है। और आखिरी बात इसमें ये है कि मार्का हक में जो हमने हथियार और औजार इस्तेमाल किए हैं, मिसाइल्स जो इस्तेमाल किए हैं, जो हमने फिजाओं में, समुद्रों में और मैदानों में जो हमने अपनी मिसाइल्स दागे हैं, उसमें यकीनन एक कोलैबोरेशन है, एक बहुत बड़ी मावनत है चाइना की। तो आपका इसी सवाल से आगे जुड़ जाता है जवाब। 14 अगस्त को जो हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे वो यकीनन उसमें हमारी जो मजीद सलाहियतें हैं हथियारों की
उसका भी मुजाहरा उसमें किया जाएगा, जिससे कि हम पहले ही इस मार्का हक के बाद मिडिल पावर कंट्रीज में शामिल हो गए हैं। और जब वो होगा तो ताकत का तवाजुन और बढ़ेगा। जब ताकत का तवाजुन बढ़ता है तो मसाइल हल होते हैं। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी कुव्वत बाजू है जो जिसकी वजह से आपकी इज्जत व वकार व तकरीम में इजाफा होता है और आपकी तरफ लोग मैली निगाह से नहीं देखते। यानी कि डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि अब चाइना के टूर के अंदर हम इमदाद मांगने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं मुआशी सिफारतकारी को बुरूए कार लाते हुए कारोबारी रवाबत को फरोग देने की बात होगी, या अभी भी इमदाद के चक्कर में ही है क्योंकि अजराह करम नजर करम? हम आहिस्ता आहिस्ता इमदाद के ऑर्बिट से निकलकर कोलैबोरेशन के ऑर्बिट में हम आ रहे हैं और उसके लिए थोड़ी सी हमें मजीद अपनी सलाहियतों का इजाफा करते हुए थोड़ी हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि अक्सर जिक्र करते हैं और बाकी भी अकाबरीन, लेकिन वो कहते हैं सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। सर एज अ फॉरेन सर्विस एज अ एम्बेसडर आपका एक अलग नाम है और आई मीन यू आर एन एक्सपर्ट इवन जो डिसीजंस मेकिंग में और जो इस तरीके से आप फॉरेन और डिप्लोमेटिक सूरत हाल को समझते हैं, लेकिन एज अ डिप्लोमेट आपको क्या लगता है कि अभी जो हम कोशिशें कर रहे हैं जिस तरीके से मीडिएशन की, चाहे फील्ड मार्शल जा रहे हैं तेहरान में या फिर मोहसिन नकवी जा रहे हैं, फॉरेन ऑफिस की तरफ से उसको उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। मोहसिन नकवी का भी जो टूर हुआ उस पर भी कोई इतना ज्यादा ब्रीफ नहीं दिया गया। इसकी वजूहात क्या है? एज अ डिप्लोमेट आप क्या समझते हैं? और प्लस जिस तरीके से मीडिएशन जिस खूबसूरत अंदाज में आपने सारा बताया है, और इंडिया को तो हमने मतलब इस खित्ते के अंदर जिस तरीके से बुरी तरह शिकस्त दी है डिप्लोमेटिकली भी और वैसे वॉर में भी, तो पाकिस्तान के लिए अगला चैलेंज कोई आप देख रहे हैं कि क्या हो सकता है अगला चैलेंज? अगला चैलेंज तो हमारे लिए सिर्फ यही है कि हम अपनी मईशत को बढ़ाएं और उसके लिए जो हमारी इस वक्त शोहरत अफजलियत में इजाफा हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए अट्रैक्ट करें, इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट करें। और दूसरा ये है कि कश्मीर का मसला जब हमारी ताकत और हमारी कुव्वत में इजाफा हुआ है, आप देख लें कि आज इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री कहाँ खड़ी है, उनको सांप सूंघा हुआ है और पाकिस्तान की बात और चर्चा हर जगह हो रहा है। तो ये अब जो कश्मीर का मसला है जो कि दुनिया के गर्दन पे तलवार है, यही डिप्लोमेसी के तहत अब वो मसला आगे हल होगा। लेकिन आपकी बात ईरान के हवाले से यकीनन मैं भी अगर इस वक्त सर्विस में होता और अगर मैं रिटायर ना होता तो मैं भी इस वक्त इस पर बयान करने से गुरेज करता। इस वक्त मैं तजिया निगार के तौर पर डिप्लोमेसी के एक्सपीरियंस रखते हुए कर रहा हूँ आपके सामने इस पे तबसरा, जो कि जरूरी है हमारे देखने वालों को जानना, क्योंकि जो इस वक्त पूरी दुनिया में तजब्जब है, जो इस पूरे मुल्क में भी लोग जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। अब इसमें अच्छे इशारे कौन से हैं और थोड़े से बुरे इशारे कौन से हैं, मैं एक दफा और इसको सम अप कर देता हूं। इब्तिदाई जो जिसको लेटर ऑफ इंटेंट कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस लेटर ऑफ इंटेंट जिसको मैं MOU कहूंगा, उसमें इब्तिदाई तौर पर यही बात होगी कि आबनाए हरमस के खुलने का। बिल्कुल ठीक।